आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे और आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि मौर्य युग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर देख रहे हैं, निम्न में से किस अभिलेख पर मोर चित्र बना हुआ है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिलेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख, भबरू अभिलेख, उदय गोलान, लौरिया, नंदनगढ़। तो जो लौरिया नंदनगढ़ वाला अभिलेख है इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। किस चीज का? ये सम्राट अशोक का ही ये अभिलेख है, तो इस पर मोर का चित्र बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। और आपको कमेंट में करके बताना है कि लौरिया नंदनगढ़ किस स्थान से ये अभिलेख मिला है, हम बताए हैं। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि लौरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है किस स्थान से मिला हुआ है। ये वीवीआई ये भी है कि किस स्थान से मिला हुआ है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब जीता? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब जीता? 261 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ये 261 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीता। और कलिंग युद्ध ही इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्या माना जाता है? इसके जीवन का टर्निंग, क्योंकि यहीं से बदलाव उसमें शुरू हुआ और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो आपको इसी में क्वेश्चन का आंसर देना है कि बौद्ध धर्म का जो दीक्षा है, बौद्ध धर्म का जो दीक्षा है वो सम्राट अशोक ने किससे लिया था? किसने मतलब सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था, ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म की दीक्षा सम्राट अशोक को किसने दिया था, ये भी कमेंट में करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कर्नाटक, डीन में से कोई नहीं थी। कर्नाटक में मृत्यु हुई थी। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर चले गए थे? कर्नाटक, श्रवण बेलगोला और 14 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको क्या कहते हैं? 14 दिन का उपवास जो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि जब 14 दिन नहीं, ये उपवास रखकर अपने जब जीवन त्याग दिया जाए, जरूरी नहीं है कि कोई 14 दिन होगा, कोई 15 दिन भी जिंदा रह सकता है। तो जब जैन धर्म में अपना जीवन त्याग किया जाता है उपवास के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? उपवास, उसको क्या कहते हैं? आप जब ये क्वेश्चन हम बता रहे होते हैं ना, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपका रिवीजन भी हो रहा होता है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जब ये देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन लिखते जाइए और सारा क्वेश्चन का आंसर अंतिम में आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका आंसर इसमें का आंसर देना है। तो इनकी मृत्यु कर्नाटक में हुई थी और कर्नाटक में इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। श्रवण, और ये मृत्यु क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने उपवास रखा था। उपवास, मृत्यु होने के लिए ही उपवास रखा था। तो इस विधि को क्या कहते हैं? जब उपवास द्वारा कोई अपने जीवन का त्याग करता है तो जैन धर्म में इस विधि को क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि जब राजा दरबार में बैठे हो तो पर, यहाँ पर देखिए होगा, यहाँ पर क्या होगा? जब राजा दरबार में बैठे हो तो प्रजा, यहाँ पर क्या होगा? प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, यह कथन है। ये कथन किसका है कि जब राजा दरबार में बैठे हो तो प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए? मेगास्थनी, चाणक्य, वाणभट्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस चाणक्य का कथन था कि जब राजा दरबार में अगर बैठे हो तो प्रजा को बाहर प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए कि बाहर बैठे रहो, अभी नहीं है। देखिएगा बहुत सारे जगहों पर ऐसा ही किया जाता है कि अंदर वो मौजूद रहते हैं जिनसे मिलना है। मान लीजिए कोई बड़े अधिकारी हो गए या कोई लीडर हो गए, उनसे मिलना है, वो अंदर मौजूद रहते हैं, फिर भी कहा जाता है कि नहीं वो अंदर नहीं है। तो ये चाणक्य ने कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब राजा दरबार में बैठे हो और प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। किसने कहा था? चाणक्य द्वारा ये कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग क्या है? अब सप्तांग सिद्धांत क्या था? ये चैप्टर में हमें लगता है कि ये चैप्टर में हम नहीं पढ़ाए थे। चलिए नहीं पढ़ाए थे तो इसमें एक बार बता देते हैं। सप्तांग सिद्धांत, ये सप्तांग सिद्धांत का वर्णन अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र ये चाणक्य द्वारा रचित जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र में। सप्तांग सिद्धांत, राजा को 7 गो अंग क्या क्या होने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है।
राजा के 7 जो अंग है वो क्या क्या होने चाहिए? तो सप्तांग सिद्धांत में सबसे जो पहला राजा क्या होता है? पहला राजा। और शास्त्र के अनुसार सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा के 7 अंग बताए गए हैं। तो राजा के 7 अंग में पहला तो राजा ही हो जाएगा। दूसरा होता है अमात्य। अमात्य, अमात्य का मतलब अमात्य मंत्री, वही मंत्री होता है। अमात्य के बाद जनपद, क्या होता है? जनपद। उस समय जनपद था, जनपद, वही क्षेत्र को जनपद कहा जाता है। उसके बाद दुर्ग, उसके बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद कोष, दुर्ग के बाद क्या? कोष, ध्यान रखिएगा। दुर्ग के बाद कोष, और कोष के बाद दुर्ग के बाद जो हो गया कोष, कोष के बाद दंड, और उसके बाद मित्र, उसके बाद मित्र। अब बताइए तो कौन कौन हुआ? सबसे पहला राजा हुआ, उसके बाद अमात्य हुआ, उसके बाद जनपद हुआ, उसके बाद दुर्ग हुआ, उसके बाद कोष हुआ, उसके बाद दंड, उसके बाद मित्र। तो बताइए सबसे अंतिम में कौन आया? मित्र। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा के 7वां अंग कौन है? मित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मित्र। आप ऐसे याद रख सकते हो, सबसे पहले राजा होगा, उसके बाद मंत्री, उसके बाद जनपद, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद कोष, उसके बाद दंड, और उसके बाद मित्र। ये कहाँ पर वर्णन था? ये अर्थशास्त्र में वर्णन था। ध्यान रखिएगा कि राजा के ऐसे अंग होने चाहिए, मतलब ये सब होना चाहिए अभी मजबूत। राजा मजबूत होना चाहिए, अमात्य अच्छे होना चाहिए, जनपद अच्छा होना चाहिए, जनपद दुर्ग से घिरा हुआ होना चाहिए, राजा के पास कोष भी होना चाहिए, अच्छा दंड प्रणाली होना चाहिए, यानी सेना वाना सब ठीक ठाक होना चाहिए, और मित्र, उसके पड़ोसी बहुत अच्छे मित्र होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम वाला मित्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ पर ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख में, रुमनदेही स्तंभ लेख में, वेनसांग के विवरण में, या प्रथम लघु स्तंभ लेख में। तो जो ये कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो हमें ज्ञात होता है। देखिए सम्राट अशोक द्वारा ही उसके 13वें शिलालेख से, कौन से शिलालेख से? 13वें शिलालेख में वो खुद वर्णन करवाता है कि हम कलिंग युद्ध जीते हैं, लेकिन कलिंग युद्ध का ज्यादा हमें, मतलब कलिंग युद्ध का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा हमारा नुकसान ही हो गया। कलिंग युद्ध नहीं करना चाहिए था, कलिंग का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये सब उसमें वर्णन करवाया 13वां शिलालेख में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सम्राट अशोक का कुल कितना बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है? सम्राट अशोक का जो बृहद शिलालेख है कुल कितना प्राप्त हुआ है? अभी तक जो प्राप्त हुआ है कुल कितना हुआ है? 4, 8, 14 या डी इनमें से कोई नहीं। सम्राट अशोक के जो बृहद शिलालेख है वो 14 गो बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कितना शिलालेख प्राप्त हुए हैं? 14 गो बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको कमेंट में आपको आंसर बताना है कि 14 गो जो बृहद शिलालेख है कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है। हम ये चैप्टर में पढ़ा रहे थे उस समय बताते कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है, ये कितने स्थानों से। देख रहे हैं कि कौन कौन जवाब दे पा रहा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने स्थानों से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बृहद शिलालेख जो 14 को बृहद शिलालेख मिले हैं वो कितने स्थानों से अभी तक मिला है। आगे ढूंढने पर तो बहुत सारा मिल सकते हैं भविष्य में, लेकिन मिले कहाँ है? अभी 14 ही मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा अभिलेख दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख है? निम्न में से कौन सा अभिलेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख है? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ या डी इनमें से कोई नहीं। तो सम्राट अशोक का जो अभिलेख है, जो अभिलेख मिला हुआ है वो कौन से अभिलेख में, मतलब दक्षिण भारत के राज्यों का? तो ये द्वितीय अभिलेख में, ध्यान रखिएगा द्वितीय अभिलेख में दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन है। और जो द्वितीय अभिलेख में जो वर्णन करवाया जाता है कि नीचे कौन से राज्य थे, आपको पता है कि यहीं तक कर्नाटक तक ही मौर्य साम्राज्य था, नीचे अलग अलग और भी साम्राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य थे, इनके बारे में वर्णन द्वितीय शिलालेख में करवाया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दीपवंश कौन सा धर्म ग्रंथ है? दीपवंश मतलब कौन सा धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दीपवंश है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंदुसार, बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग, डी इनमें से कोई नहीं थे। बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट में आपका आंसर जरूर देना है। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।